अच्छा कि लास्ट टाइम हमने ये स्प्रिंग कांस्टेंट के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। अच्छा एक वैसे क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर ये चार स्प्रिंग इस तरह लगे हों, लाइक एक ये एक ये एक ये और एक ये, और वही लोड अटैच किया हो उनसे, तो एक्सटेंशन कितनी होगी? यस, क्योंकि लोड हाफ हो जाएगा ना, हाफ एक्सटेंशन इधर हाफ एक्सटेंशन, इट विल मेक ई। और अगर एक्सटेंशन ई है तो स्प्रिंग कांस्टेंट रिमेन्स। हमने कल डिस्कस किया था ना, जो ई से नंबर मल्टीप्लाई होगा के से वो, और अगर ई से डिवाइड हो रहा है तो के से वो। तो अगर ई सेम रहता है तो के भी। यानी अगर फोर स्प्रिंग्स को हम इस तरह कंबाइन करें कि दो साइड्स पर पैरेलल में दो दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हैं, राइट, तो उसकी एक्सटेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट एक स्प्रिंग जैसा हो। एक ये कॉम्बिनेशन भी देख लीजिएगा कि अगर तीन स्प्रिंग हम अटैच करें और सेम लोड है, तो इसमें तो एक्सटेंशन फुल होगी, इसमें हाफ हो जाएगी, तो 1.5, जिसे 3/2 कहते हैं। तो ई के साथ 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, तो के साथ क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा और 3 डिवाइड हो, राइट। अच्छा ये हमारे बेसिक्स थी। अब आज जो कर रहे हैं वो ज्यादा टेक्निकल है। वो क्या है बेटा जी? जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो किसी चीज की शेप चेंज करें तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। वो कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जरा ढूंढने दो कहां पर हमने मेंशन किया हुआ उसको। तो बेटा हैव अ लुक एट दिस, कि ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, दैट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। अच्छा स्ट्रेन एनर्जी का यू रिमेंबर और नोट, मैंने फॉर्मूला आपको वर्क एनर्जी पावर में बताया था, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा बेटा? जब हम किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो हमारी फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती, चेंज हो रही होती। तो बेटा जब फोर्स चेंज हो रही हो तो जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स क्या होगी? पहले जीरो थी, बाद में लेट से एफ होगी, तो उनकी एवरेज जीरो प्लस एफ ओवर टू को वी कैन राइट एज हाफ एफ। तो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस कवर्ड है वो एक्सटेंशन होता है। तो बेटा स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है हाफ एफ इंटू ई। अच्छा इस चैप्टर का सबसे बेसिक फॉर्मूला हुक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है? एफ इज इक्वल टू के ई। तो बेटा एफ की जगह हम के ई सब्स्टिट्यूट कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ के ई स्क्वायर। और एक ये अगर हम लोड एक्सटेंशन ग्राफ ड्रॉ करें ना बेटा, तो इसके नीचे ये जो एरिया होता है दैट एरिया इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, राइट। तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हाफ के ई स्क्वायर, एक हाफ एफ इंटू ई, और एक एरिया अंदर लोड एक्सटेंशन ग्राफ है। और ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा फोकस रहना है। अब्दुल्ला बेटा आप देख लेना, इन्होंने तो की जो तुम्हारे साथ बैठे हुए पहले पढ़ा हुआ है। ओके, तो बेटा अभी हमने क्या डिस्कस किया? स्ट्रेन एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ एफ टाइम्स ई। और ये हाफ एफ हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां से यहां तक कॉन्स्टेंटली फोर्स क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जब कोई चीज चेंज हो रही है तो हम क्या लेते हैं बेटा? एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, एवरेज फोर्स, राइट। और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है? हाफ के ई स्क्वायर। और तीसरा ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ये भी हमें क्या बता रहा है बेटा?
elastic potential energy which is also known as strain energy, right? तो ये मैंने एक ही बात एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट कर ली, याद रहेगी आपको? अच्छा, अब ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे ही क्वेश्चन में आ जाता है समटाइम्स कि लेट्स से ये ग्राफ में वैल्यूज चेंज हो रही हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ओरिजिन, तो इस एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ना हमारी फोर्स इज F1, तो उस स्पेसिफिक फोर्स के लिए जो एक्सटेंशन की वैल्यू है लेट्स से वो है E1। फिर हम फोर्स को चेंज करते हैं बेटा, फोर्स की वैल्यू हमने चेंज की, लेट्स से नाउ दिस इज सम अदर फोर्स F2, और ऑब्वियसली उसके लिए जो एक्सटेंशन है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों से अगर ये पूछा जाए बेटा कि ये एरिया अंडर द ग्राफ जो इन दोनों के बीच में है ये क्या बताएगा? तो वो पहले भी बता रहा था, लेकिन ये एरिया बताएगा इन दोनों फोर्सेस में जो एक्सटेंड एनर्जी में चेंज है। ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है दैट विल टेल द वैल्यू ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये एरिया क्या शेप बना रहा है बेटा? अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो ट्रेपेजियम बना लें। अच्छा, अगर आप ट्रेपेजियम नहीं बनाना चाह रहे हो, नहीं आता फॉर्मूला जेन में नहीं, तो आप क्या करो, इस बड़ी ट्रायंगल में से इस छोटी ट्रायंगल के एरिया को माइनस करो। कॉमन सेंस इज टू बी हैव विद यू। अच्छा, इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? एक ये चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास यहाँ है वो एक तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है जो, राइट, जो यहाँ बन रहा है। दूसरा, ये चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ये जो टोटल एनर्जी होगी इस फोर्स में और इस एक्सटेंशन में। तो बेटा हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ई स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला ऊपर लिखा हमने। तो ये जो ई एक्सटेंशन तक टोटल फोर्स और एनर्जी स्टोर्ड होगी तो उसमें एक्सटेंशन कितनी है? E2। तो उसमें से हम माइनस कर दें ये वाला एरिया, यानी जब E1 एक्सटेंशन थी ये वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इसी को कहते हैं ना, तो दो एनर्जी का डिफरेंस। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया हाफ के ई स्क्वायर का, बस एक मतलब फाइनल एक्सटेंशन कर दी एक मतलब, तो ये चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसे नोट करें तो इसमें से हाफ और के कॉमन आ रहे हैं, तो बेटा ये ना फॉर्मूला जेन में रखिएगा, समटाइम्स ये क्वेश्चन में यूज हो। कैन यू रिमेम्बर दिस? ये बात याद रहेगी? जी रेयान, हाजरा, हसीब। जी सर। जी सर। जी बेटा, यहाँ तो कोई इश्यू तो नहीं? नहीं ओके, सर। फाइन। चले बेटा, नाउ नेक्स्ट। बेटा जी, नाउ अब हम ऐसी टर्म यूज करें जब ओ लेवल में नहीं हमने की। वो ये है कि बेटा जब भी हम किसी चीज की शेप चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? फोर्स। लेकिन आप एक बात जरा गौर करो कि हमने समझो एक रबड़ बैंड है या एक मेटल वायर है या एक स्प्रिंग है, हमने उसको खींचना है। तो स्प्रिंग कभी थिन वायर से बना होता है, कभी मोटी वायर का बना होता है, तो क्या दोनों मतलब जोर एक जैसा लगेगा? जितना मोटा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस ज्यादा होगी उतना हमें जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब शेप चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं
वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करती है। बेटा ये कौन से एरिया के लिए मैं बात कर रहा हूं? ये कंसीडर करें कि ये एक वायर है, तो वायर का यहां का जो एरिया है, एंड पे जाकर उससे राउंड होना है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेटा ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए डिफरेंट होती है। उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब होल्ड ऑन, डेफिनेशन कैसे करेंगे? इस चैप्टर में फोर्स को क्या कहते हैं? लोड। ओवर को क्या पढ़ते हैं? पर यूनिट। ये एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर खाली फोर्स ओवर एरिया कहते हैं तो इसमें और प्रेशर में कोई फर्क, लेकिन ये वो नहीं है, ये प्रेशर नहीं है। ये लोड इज द स्ट्रेचिंग फोर्स और कंप्रेसिंग फोर्स, राइट, जो शेप चेंज करने के लिए, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? लोड, राइट। इस चैप्टर में हमने फोर्स को क्या वर्ड यूज करना है? लोड। ओवर को पढ़ते हैं पर यूनिट। और ये एरिया कौन सा एरिया है? प्रेशर में एरिया इन कॉन्टेक्ट होता है, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैन यू रिमेंबर? तो बेटा दिस इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्म, स्ट्रेस का ये सिंबल हम यूज नहीं करते वैसे। स्ट्रेस का ये सिंबल है, हम ये यूज नहीं, हम स्ट्रेस से सिंपल लिखते हैं। अच्छा यहाँ ना आप लोगों का ए लेवल का सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे ना, हम ना वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। कल हमने जब डिस्कस किया था, चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, तो हम यहाँ पर ये मेंशन किया था कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये वन डायमेंशनल है, यानी सिर्फ चेंज इन लेंथ देख रहे हैं। लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जाम और आगे जो कोई भी सेट 2 अगर आप पढ़ोगे तो वहां आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो। वहां आप 3 डायमेंशनल भी पढ़ते हो, और एक जो सा है वो शेयर डिफॉर्मेशन भी पढ़ते हो। वो सिलेबस में नहीं है, इसे डिस्कस नहीं करें। तो बेटा हम क्योंकि सिर्फ लेंथ में चेंज पढ़ रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच के लिए जो फोर्स होती है वो होती है टेंशन। तो ये जो स्ट्रेस पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने स्ट्रेस लिखा है, इसके साथ टी भी लिखा है। एक्चुअली इट्स फुल नेम इज टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन ये टेंसाइल ना आप लोगों के सिलेबस में बड़ा रेयर यूज होगा। मेरा काम एक मरतबा बता देना जरूर है। खाली जो स्ट्रेस हो रहा है वो टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। क्या डेफिनेशन है बेटा टेंसाइल स्ट्रेस की? लोड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा इसकी ना यूनिट वही होती है जो प्रेशर वाली होती है, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट है बेटा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इन अदर वर्ड इज पास्कल। यानी वही यूनिट होती है जो प्रेशर की होती है, राइट। लेकिन इसमें और प्रेशर में फर्क है। प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इन कॉन्टैक्ट, और ये होता है लोड, टचिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फर्क है, नेचर में फर्क है। लेकिन बेस यूनिट्स में एक और क्वांटिटी है जिसकी बेस यूनिट प्रेशर से और इससे सेम है, वो थोड़ी देर में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा यहाँ ना एक पॉइंट ऐसा है जो मुझे लगता है कम से कम 2 नहीं तो 3 चैप्टर्स में वो इन्वॉल्व होना। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर साइड से देखें तो ये सर्कल है। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यार ये ए का और आर का स्क्वायर का, ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिमूव कर दो, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा ये आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा? कि जो रेडियस में चेंज आएगा एरिया में उसका स्क्वायर टाइम चेंज आएगा। यानी ये ना एरिया है ना पाई आर स्क्वायर। अगर बेटा आप आर की जगह 2r रख दो, उसका स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर ओपन करो तो वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर का नाम आपने ए रखा था ना, तो ये 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा?
मींस जब आप रेडियस को डबल करोगे तो एरिया उसका स्क्वायर टाइम होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर आप रेडियस को 3 टाइम्स करो तो एरिया क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स। रेडियस को 5 टाइम्स कर दो तो एरिया उसका स्क्वायर टाइम होएगा। ऑपोजिट, अगर आप रेडियस को 3 से डिवाइड करो तो एरिया भी डिवाइड होगा। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे रेडियस को तो एरिया भी मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन उसके स्क्वायर से। ये ओ लेवल में किया हुआ तुम लोगों ने, ये ए लेवल में एक से ज्यादा चैप्टर में चीज होनी है। तो अगर हम रेडियस को 3 से डिवाइड करेंगे तो एरिया उसके स्क्वायर से डिवाइड होगा। यानी अब मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस को तो एरिया भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसके स्क्वायर से। हम डिवाइड करेंगे तो एरिया भी डिवाइड होगा, लेकिन जिस नंबर से डिवाइड किया उसके स्क्वायर से। राइट। अच्छा, अगर एरिया 4 टाइम्स 16 टाइम्स कम हो गया है तो रेडियस क्या होगा? उल्टा। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ठीक है, 4 टाइम नहीं कहा था इसमें। अच्छा, मुझे 2 टाइम्स लगा। समझ आ गया बेटा? यानी यहां मैंने उल्टा कर दिया, एरिया इधर लिख दिया। तो जो एरिया के साथ होता है वो रेडियस का स्क्वायर टाइम्स होता है। तो फिर इसका मतलब जो रेडियस के साथ होगा वो एरिया का स्क्वायर रूट टाइम्स होएगा, ऑपोजिट होएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होएगा? कैन यू रिमेम्बर? समझ आ रही है ये बात बेटा? अच्छा, जी सर। अब इस क्वेश्चन में आना है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगाया। देखो बेटा, अभी हमने पढ़ा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द शेप, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ, उसे स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, उससे जो शेप में चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा, कि लेट से हमारे पास ये था कंडक्टर, जो जो भी था हमारे पास, मेटल है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमने उसकी शेप में देखें, इतना चेंज आ गया यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, कोई चेंज कितना ज्यादा आया कम आया, कैसे बताएंगे? देखिए, जैसे ना एक बच्चे, दो डिफरेंट बच्चे हैं, उन्होंने डिफरेंट जगह टेस्ट दिए हैं। एक के मार्क्स 30 आए हैं, एक के मार्क्स 40 आए हैं। इनमें से कौन सा बच्चा अच्छा है जिसने अच्छे मार्क्स लिए? आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है 30 वाले ने आउट ऑफ 30 लिए हो, 40 वाले ने आउट ऑफ 100 लिए हो। तो बेटा हम कभी तक उस वक्त तक कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक हमें ओरिजिनल का पता। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम अगर स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी लेंथ में चेंज आएगा। वो चेंज ज्यादा आया या कम आया, उससे हम कहते हैं स्ट्रेन। अच्छा, टी स्ट्रेन लिखा हुआ है, टी फॉर टेंसाइल। ये मैं कुछ मरतबा बात करूंगा। हमारे सिलेबस में जहां भी खाली स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेस है। स्ट्रेन है तो वो टेंसाइल स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन मींस बेटा चेंज इन लेंथ। लेकिन बेटा लेंथ में जो चेंज है वो ज्यादा आया है या कम आया है, ये अब डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। देखिए, एक ना रबड़ बैंड इतना है और एक रबड़ बैंड इतना है। इस नीचे वाले रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच कर लेते हो यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ऊपर वाला रबड़ बैंड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ ही बड़ी ज्यादा है, तो वो स्ट्रेच भी। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें ना कि ऊपर वाला ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, नहीं बेटा ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। उसके लिए लेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो लेंथ से कंपेयर करके हमें बताना चाहिए। तो जैसे आप अपने मार्क्स कंपेयर करके कैसे बताते हो? 40 में से 30 आ गए तो उन्हें डिवाइड करते हो ना, 30 आउट ऑफ 40 लिखते हो। तो बेटा ऐसा ही जो लेंथ में चेंज होता है, कि एक्सटेंशन नहीं कहना, चेंज इन लेंथ कहना है, उसको ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड कर दें। राइट। तो दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होगी? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। और ओवर को रेशियो भी पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन होगी स्ट्रेन की? रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ।
राइट। जी हो गया यहाँ पर। अच्छा बेटा, जो चेंज इन लेंथ है वो भी मीटर्स में लेंगे और लेंथ भी हम मीटर्स में लेंगे, तो मीटर मीटर से क्या हो जाएगा? तो बेटा स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। कैन यू रिमेंबर दिस? राइट, ओके। अच्छा बेटा जी, टेस्ट क्या पढ़ा अभी तक हमने? लोड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल और अनलोडेड लेंथ, राइट। अच्छा, स्ट्रेस होता है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, और जो ये डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ है वो स्ट्रेन है। तो बेटा दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हम स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन भी, चेंज भी ज्यादा आएगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अब चैप्टर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आनी है और इसके हमने 4 फॉर्मूलाज करने। थोड़ा फोकस रहना है बेटा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलना है तो वी नीड अ, तो यहां जो कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो y से है। अच्छा, सम टाइम इसको कैपिटल ई से भी कह देते हैं, एग्जाम वाले एग्जाम में, पेपर्स में, इलास्टिसिटी मॉडुलस, लेकिन ज्यादातर वो y से ही रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो बेटा प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलना है तो वी नीड अ कांस्टेंट। तो यहाँ जो कांस्टेंट y लिखा हुआ है ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। दैट y मींस द यंग्स मॉडुलस। बेटा इस यंग्स मॉडुलस को हम y से तो रिप्रेजेंट करते हैं, सम टाइम इसको हम e से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर आपसे यंग्स मॉडुलस की कोई डेफिनेशन पूछे क्या है, तो ये स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर, अब आके करने ही लगे डिफाइन। ये जो स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या होगा? डिवाइड। तो डिवाइड को क्या कहते हैं? रेशियो। तो रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल मैं बोल रहा हूं बार बार, आप खाली स्ट्रेस स्ट्रेन भी कह दें, लेकिन जेन में रखना है कि इस चैप्टर में जहां भी स्ट्रेस है स्ट्रेन है वो टेंसाइल है। तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है? डिवाइड को क्या पढ़ते हैं बेटा? रेशियो, रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। कैन यू रिमेंबर? ये बात याद रहेगी आप लोगों को? जी सर। यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब 1 मिनट के लिए होल्ड करना है आप लोगों की डेरिवेशन। अच्छा बेटा जी, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। तो बेटा जी इसकी तो कुछ फॉर्मूलाज है, मैं थोड़ा सा डिराइव करवा लूं। यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला तो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? यानी ई ओवर डेल्टा एल ई। ऐसे तो नहीं की हुई। ये जो ओवर होता है ये डिवाइड होता है बेटा। हम जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है? वो रेसिप्रोकेट उल्टी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एफ इंटू एल ए इंटू ई। तो बेटा यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला तो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यंग मॉडुलस का एक फॉर्मूला आ गया
FL over AE, राइट। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला, इसके 4 फॉर्मूलाज करने हैं और जो 2 मैं अब बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये E ओवर L ओवर E हो गया था। क्या चीज मिस्टेक लगी? हाँ, यहाँ पर स्ट्रेन होता है E ओवर L, E ओवर L होता है। आपको यहाँ डाउट हो रहा है? नहीं नहीं बेटा, स्ट्रेन का फॉर्मूला अभी ऊपर हमने क्या किया है, E बाय L, राइट। कोई मिस्टेक? तुम्हारे साथ जो बैठे हुए ना वो उनको ये आता है मेरे ख्याल में। होता मिस्टेक तो वो शायद पहले बता देते आप। तो क्या है बेटा, एक तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन फॉर्मूला, एक FL ओवर AE, राइट। अच्छा, यंग्स मॉडुलस के तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? ये स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। बेटा जब दो वैल्यूज को डिवाइड करके जो आंसर आता है ना, यानी इन दोनों को डिवाइड करके आंसर y आ रहा है, तो जो डिवाइड करके आंसर आता है वो ग्राफ में हमेशा कहां से आता है? ग्रेडियंट से। इसका मतलब अगर हम ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ लें तो दैट विल अगेन टेल यू द यंग्स मॉडुलस, राइट। ये तीसरा फॉर्मूला। अच्छा, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसको जरा रीअरेंज कर दो। F ओवर E इंटू L ओवर A। अच्छा वैसे ये F ओवर E क्या होता है? हमने कहीं पढ़ा पीछे इसको, इसके बारे में? इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं कहते, राइट। अच्छा, ये हम F को E से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं ग्राफ में, वो वैल्यू जो उनको डिवाइड करके आ रही कहां से आती है? ग्रेडियंट। तो बेटा अगर हम ग्रेडियंट लें ऑफ लोड एक्सटेंशन ग्राफ, तो वो किसके इक्वल होगा, के या F ओवर E के, और उसको मल्टीप्लाई कर दें L ओवर A से। तो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, राइट। तो यंग्स मॉडुलस के आपने 4 फॉर्मूलाज हैं, यहां पर 5वां भी है फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है, पहले वापस आ जाए। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, टेंसाइल याद रखिएगा। अच्छा, अच्छा स्ट्रेस, ये इसका एक पहला फॉर्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। दूसरा जो फॉर्मूला है बेटा वो है कि हमने स्ट्रेस की जगह उसका फॉर्मूला स्ट्रेन की जगह तो रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा FL ओवर AE। कैलकुलेशन में ये यूज होना बड़ा। फिर दूसरा हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड किया, जो डिवाइड किया वो कहां से आएगा? ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ विल आल्सो बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। और हमने इसको जो रीअरेंज किया है कि इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या बन रहा है, F ओवर E अलग कर दिया, तो बेटा दो वैल्यूज को डिवाइड करके जो आता है वो ग्राफ में कहां से आएगा? ग्रेडियंट ऑफ लोड एक्सटेंशन ग्राफ और मल्टीप्लाई बाय L ओवर A। बेटा ये नोट कर ली, ठीक है। इज इट डन? अच्छा, यहां ना एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ग्राफ है, सॉरी यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है। यंग मॉडुलस की यूनिट क्या होगी? तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फिर मैं लिख रहा हूं कि बेसिक फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रेस ओवर
स्ट्रेस की यूनिट क्या? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, वही जो प्रेशर वाला। तो स्ट्रेस की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहते हैं। और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट है ही नहीं। इसका मतलब यहां तो कुछ नहीं है। तो यंग मॉडुलस की जो ओवरऑल यूनिट बचती है वो क्या है? न्यूटन पर, इसी को हम पास्कल कहते हैं। तो बेटा हमारे पूरे सिलेबस में ये चीजें हम कभी फर्स्ट चैप्टर में भी बताते हैं। हमारे पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में, एएस में 3 क्वांटिटीज ऐसी हैं बेटा जिनकी बेस यूनिट सेम है, लेकिन वो क्वांटिटी सेम नहीं है। जैसे आप नोट करो, तो वर्क भी फोर्स इंटू पैरेलल डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। तो मूवमेंट भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनमें फर्क है, वो स्केलर है, वो वेक्टर है, लेकिन दोनों में न्यूटन इंटू मीटर है। उस डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए कि एक स्केलर एक वेक्टर है वर्क, तो वर्क को वो जाउल का नाम दे देते हैं, लेकिन बेस यूनिट उसकी भी न्यूटन मीटर। अगर बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो जो मोमेंट मोमेंट की है वही वर्क की। दोनों की बेस यूनिट सेम है। बेसिक्स अगर रखें न्यूटन इंटू मीटर, तो अगर बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। तो इसी तरह प्रेशर ना और स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दे ऑल हैव द सेम बेस यूनिट, और उन सब के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फोर्स ओवर एरिया वाला, पास्कल से निकालेंगे। राइट, क्लियर? ये क्वांटिटी सेम नहीं है। कैन यू रिमेंबर बेटा? ये नोट कर लीजिएगा। बेटा यहां तक समझ आ गया? अब बिना, मैं कुछ मिनट ऊपर ले जाऊंगा जिससे चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ग्राफ रह जाएंगे कल के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन आता है, वो होता है टू फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल। नहीं, ये P2 में आया हुआ बड़ी दफा। बेटा हमें किसी वायर, किसी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस फाइंड कर। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या क्या किए हमने अभी? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फोर्स FL ओवर AE, ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ लोड एक्सटेंशन ग्राफ, मल्टीप्लाई बाय L ओवर A। ये जो मल्टीप्लाई बाय L ओवर A आपको अजीब लग रहा होगा, इसमें इंपॉर्टेंस है, अभी डिस्कस करते हैं अगर होपफुली हो गया। तो बेसिकली ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमें उसमें ये वैल्यूज चाहिए यंग्स मॉडुलस के लिए, FL A और ओवर AE, राइट? FL ओवर AE। तो अब वो कैसे करेंगे? तो ये बुक में जो आपके बना हुआ है, पहले ये दो एक्सपेरिमेंट है, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बुक में है, और दूसरा फिर आप कल पे छोड़ देते हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है? हमारे पास एक टेस्टिंग वायर जिसका हमने यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। हम उसे दो क्लैंप्स, दो ब्लॉक्स के दरमियान फिट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ग्रिप कर लेते हैं, एक्चुअल जो असल वर्ड, ठीक है, ताकि वो वहां से मूव ना करे। और फिर उस लोड के, उसकी जो लोड जो भी हमारे पास दूसरी साइड है, वो एक पुली में से एक वेट अटैच वहां कर दे। अच्छा, बिफोर वी अटैच द वेट, हम पहले सिर्फ हैंगर लटकाते हैं, हल्का वेट, जिसका मकसद है वायर को सीधा करना। तो हम ना वायर के साथ ही नीचे एक रूलर रख लिया है, और उसमें हमने अपनी मर्जी की लेंथ कर लेते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम यहां से लेकर यहां तक करें, वो चॉइस है हमारे पास। हम एक ना लेंथ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। तो लेट से हमने यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो सी है ना वो कंसीडर की है। अच्छा, उसे वी विल कॉल एज L। हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए? FL A ओवर AE, राइट? हम ना फिर यहां पर लोड अटैच करेंगे।
जितना भी मैस हम यहाँ अटैच करेंगे हैंगर समेत टोटल, उस मैस का वेट जो mg है वो fo, यानी एल भी आ गई, एफ भी आ गया। अच्छा, जब हम लोड अटैच करेंगे ना तो इसकी लेंथ में एक एक्सटेंशन आएगी। एक्सटेंशन वायर करने के लिए कई मेथड हैं, उनमें से एक है बेटा, हम ना वायर में, यहाँ वायर के साथ ना कोई पेपर के साथ, कार्डबोर्ड के साथ ना ये एक ट्राइंगल सा निशान बना लेते हैं, विच एक्ट्स लाइक अ मार्कर। और उसका जो पॉइंटिंग निशान है ना वो रूलर को बड़ा क्लोज होगा, हमें एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा। तो जब हम लोड अटैच करेंगे ना तो वो जो ट्राइंगल है वो थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, तो जितना वो मूव करेगा वो एक्सटेंशन आ जाएगी। हमारे पास एल भी आ गया, एक्सटेंशन भी एफ भी। जी बेटा, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपने जितना लेंथ यहाँ पर ली हुई है ना, जहां तक आपने ये लेंथ ली हुई है, यहाँ पर रूलर ऐसे पूरा से नहीं बताया। आप अगर यहाँ से स्टार्टिंग से लेना, आपने यहां तक ली थी, तो वो एक्सटेंशन यहां से यहां तक लेकर यहां तक, ये मार्कर जितना मूव हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्कर यहां रखते हो शुरू में, तो लेंथ भी जो सी होगी वो यहां से, तो अब उसमें एक्सटेंशन भी, ज्यादा लेंथ लोगे तो एक्सटेंशन भी उसमें क्या आ जाएगी। तो आपने जहां मार्कर रखा है ना, आपने वहां तक की लेंथ मेजर कर। ये डायग्राम बड़ी कोई परफेक्ट नहीं है, इस डायग्राम में यहां से जो रूलर मिस हुआ हुआ है ना, आपकी बुक में वो ज्यादा प्रॉपर बनी या पेपर में बनी हुई है। तो आपने कोई एक लेंथ जो सी है ना वो मेजर कर लेनी है, कि यहां से यहां तक है, वो आप स्टार्टिंग से मेजर करें। तो आपने जहां तक रखा ना मार्कर, वहां तक की लेंथ को यू विल से एज एल। क्लियर? याद रहेगी ये बात? सारे मिटा दिए। तो बेटा जी, क्या चेंज करेंगे आप यहां से लेकर जहां भी आपने मार्कर रखना है, दैट विल यू विल नेम एज एल। सपोज आपने यहां मार्कर रखी है, तो जब आप लोड अटैच करोगे तो ये मार्कर यही यहीं से लेंथ स्टार्ट होकर वो मार्कर आगे मूव कर। ठीक है? अगर आप ना ये मार्कर यहां नहीं रखते हो, आगे रखोगे, तो ज्यादा लेंथ ले लिया आपने, तो एक्सटेंशन भी फिर उसी के रिस्पेक्ट से ज्यादा आएगा। राइट? तो ये जो वो मूव करेगा यहां से लेकर यहां तक, दैट विल गिव यू द एक्सटेंशन। राइट? तो आपके पास लेंथ आ गई, एक्सटेंशन, ये जो वेट होगा टोटल mg वो फोर्स होएगा, और एक चीज रहेगी ए। एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो वो एरिया क्रॉस सेक्शन है। तो वायर के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से हम इसका क्या मेजर करेंगे एक्चुअली? माइक्रोमीटर से डायमीटर मेजर करेंगे, उसका हाफ कर लें तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, या रेडियस की आर की जगह d/2 स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर। राइट? चॉइस आपकी, एरिया आ जाएगा। तो बेटा, ये जब सारी वैल्यूज आ गई तो हम फॉर्मूले में पुट करके क्या फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताना। जब रियल में हम ये यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है, तो एक वैल्यू से कभी भी रिजल्ट सही, तो हमने पता क्या कहना है, जैसे हमने एक मरतबा एफ, एल, ई और ए की वैल्यूज फाइंड की, तो हम ये एफ की वैल्यूज को बार बार चेंज करके ई की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करें, और उससे क्या करेंगे हम, स्ट्रेस या स्ट्रेन का क्या ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ के लिए हमें 5 या 6 पॉइंट करते हैं, रिपीट करते हैं, और यू नॉर्मली हम कौन सा ग्राफ बनाते हैं? बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट ग्राफ किसे कहते हैं? एवरेज वैल्यू।
तो इस तरह बेटा जब हम ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट ग्राफ लेंगे, यहाँ पर बेस्ट फिट को ऐड करना चाहिए, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो ये ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, राइट। तो इस तरह वैल्यू हमें एवरेज आ जाएगी। या दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम लोड एक्सटेंशन ग्राफ का ग्रेडियंट लें, लेकिन ग्रेडियंट फिर किसका लेना है, बेस्ट फिट का, और उसको मल्टीप्लाई कर देना लेंथ ओवर एरिया से। और ये हमने कहां से लिखा है बेटा, ये वाला यहां से और ये वाला इधर से भी। कैन यू रिमेम्बर, याद रहेगा। अच्छा, ये मैंने एल ओवर ए की इंपॉर्टेंस की बात की थी। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये एक्सपेरिमेंट तब तक वैलिड होता है जब तक एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाए तो हम विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहते, वी गेट बियॉन्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसमें एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है कि एरिया मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। तो लिख देना फॉर वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट एरिया मस्ट रिमेन कांस्टेंट। और एरिया कांस्टेंट रहने का मतलब वी विल बी विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। क्लियर बेटा जी, एनी क्वेश्चन। चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया हुआ है, थोड़ा से